हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द डायमेंशन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। और थोड़ा नया लुक है तो बताइएगा आप कमेंट करके कि आखिर ये कैसा लग रहा है ना, थोड़ा सा डिफरेंट। ओके, तो ये तो लुक की बात हो गई। अब जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे, वी आर स्टडिंग अबाउट द रिलेशन। तो रिलेशन में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन वगैरह कर लिया था, सभी कुछ कर लिया था। इक्विवेलेंस रिलेशन करा दिया था मैंने आपको, सभी टाइप्स बता दिए थे। और उसके बाद एक क्लास हमने इस बात की भी कर ली थी, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे तो मैंने सोचा कि चलो उन्हें भी करा देते हैं, क्योंकि अगर आपको केवल इतना ही वीडियो देख के भी आप प्रिपेयर करेंगे तो ये आप मान लीजिए कि 100%, 99 नहीं 100% क्वेश्चन यहीं से ही आने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके बाहर क्वेश्चन होगा। जो भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे उसी में से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में आपके। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी आज कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में ही हम इसको कंप्लीट कर लें। तो इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स। कोई एक सेट ऑफ लाइन्स है, ठीक है, उस पर क्या है, आर क्या है, एक रिलेशन है और डिफाइंड इस तरह से, आर इक्वल टू L1, L2 such that L1 is parallel to L2। एक लाइन, कोई भी दो लाइन है, वो एक दूसरे से रिलेटेड तब होंगी जब पहली वाली दूसरी लाइन की क्या है, पैरेलल है। इन द सेम में ये दूसरा क्वेश्चन, आखिर मैंने दोनों क्वेश्चन क्यों लिख रखे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन डिफाइंड एज R इक्वल टू T1, T2 such that T1 is congruent to T2। यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगल का सेट है, यहाँ पर एक सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, तो यहाँ पर एक रिलेशन है। कोई भी दो ट्रायंगल तब रिलेट होंगे जब एक ट्रायंगल दूसरे के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमें अब क्या करना है, शो करना है दोनों में रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, यहाँ कॉन्ग्रुएंट की जगह सिमिलर भी आ सकता है, ठीक है, सिमिलर भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ये मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। और तीसरा, अगर ये सिमिलर आ जाएगा तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक है, इसीलिए मैंने तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिखा है, ठीक है। तो हम बिल्कुल सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आर एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स, देन वी हैव टू शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। So first of all, the first condition, if you remember, for the reflexivity, for every element belongs to set A, अगर कोई set A पर अगर रिलेशन डिफाइंड है तो A के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, every element should relate to itself। हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। तो देखिए, for every, यहां पर अगर हम बात करें कोई सेट है, सपोज सेट ऑफ ऑल लाइन्स, अगर हम मान लेते हैं कि सेट A ऑफ ऑल लाइन्स, सपोज सेट ए है जो ऑल लाइन्स का सेट है। तो फॉर एवरी, एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं, जनरल लाइन L बिलोंग्स टू ए। ये एक L क्या है, कोई भी एक जनरल लाइन है जो इसमें बिलोंग कर रही है। तो हम बात करते हैं, वी नो दैट एज यू नो दैट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर एक लाइन अपने आप की क्या होती है, पैरेलल। वी नो दैट एवरी लाइन is parallel to itself। हर एक लाइन अपने आप के क्या होती है, पैरेलल होती है। और जब अपने आप के पैरेलल होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाई दैट L is parallel to L। और जब L के पैरेलल होगी, दैट इज L बिलोंग्स टू रिलेशन। हमारे रिलेशन में यही तो कहा है कि कोई भी दो लाइन कब रिलेशन में आ सकते हैं, दो एलिमेंट एक दूसरे रिलेट तब होंगे जब पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से ये रिलेशन बनाता है, पैरेललिज्म का। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, क्या वो अपने आप से पैरेललिज्म का कंडीशन बनाएंगे? तो ऑफ कोर्स हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, तो L इज पैरेलल टू L। तो यहाँ पे L बिलोंग्स टू R। इस तरह से हमारा ये रिलेशन जो हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक कंडीशन के लिए कोई भी, सपोज L1, L2 बिलोंग्स टू R, ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू सेट ए। ये L1 और L2 जो दोनों एलिमेंट है वो किसके होने चाहिए, सेट ए के होने चाहिए। और हमने सपोज, अगर हम मान लेते हैं
जैसे कि हमने सिमेट्री की कंडीशन आपको याद हो तो मैंने कहा था अगर ए बी रिलेशन में होगा तो बी ए भी उसके लिए चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर L1 L2 रिलेशन में है तो फिर हमारा क्या होगा, L2 L1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो ठीक है, चेक करते हैं कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर L1 L2 रिलेशन में इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज पैरेलल टू L2। L1 जो है L2 के क्या है, पैरेलल है। अब L1 अगर L2 के पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ, L2 इज पैरेलल टू L1। जब L1 L2 के पैरेलल होगी तो L2 L1 के भी पैरेलल होगी, और L2 L1 के पैरेलल होगी। तो देखो यहाँ पर अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल होती है तो L1 L2 रिलेशन में होगा। अब L2 इज पैरेलल टू L1 हो जाएगा तो L2 L1 बिलोंग्स टू R, इंप्लाई दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R। और इस तरह से ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। नाउ थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन के लिए क्या करेंगे, सपोज लेट L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R। सपोज ऐसा है A related to B and B related to C। ऐसा हम सपोज कंसीडर कर लेते हैं कि ऐसा है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, A is also related to C, that is L1 is also related to L2 and for all, और जो ये एलिमेंट हैं L1, L2, L3 जो भी एलिमेंट होंगे वो सब किसके होंगे, सेट A के होंगे। तो यहाँ पर देखो L1 इज L1 L2 रिलेशन में है, इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2 एंड, और यहाँ L2 L3 है रिलेशन में, इसका मतलब क्या होगा, L2 इज पैरेलल टू L3। नाउ L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। जैसे कि सपोज ये वाली लाइन L1 है, ये वाली लाइन L2 है और ये वाली लाइन क्या है, L3 है ना। तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये वाली भी तो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो व्हाट वी कैन राइट, L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3 एंड L1 इज पैरेलल टू L3, इट्स मींस यहाँ पर देखिए L1 इज पैरेलल टू L2, देन L1 L2 इज बिलोंग्स टू R। सो हियर L1 इज पैरेलल टू L3, इट्स मींस L1 L3 belongs to R। In this way we can say that the relation is ट्रांजिटिव। तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसी में बिल्कुल सेम टू सेम इसमें होता, जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंट की, तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते, एक हम ट्रायंगल ले लेते कोई सा भी ट्रायंगल लेने के बाद क्या करते हैं उसमें, कोई भी, अगर मैं इसको एक रफली समझा देता हूं, अगर कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, सपोज T बिलोंग्स टू सेट A, तो हर एक ट्रायंगल क्या होता है, अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, और अगर सिमिलर होता तो हम कहते हैं एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। और हर एक ट्रायंगल अगर T सिमिलर टू इटसेल्फ, तो हर एक एलिमेंट अपने आप के सिमिलर होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, T बिलोंग्स टू R हो जाता है। मैं ये रफली लिख रहा हूं आपको केवल समझाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, फिर उसके बाद हम कंसीडर करते हैं क्या, T1, T2 बिलोंग्स टू R। तो T1, T2 बिलोंग्स टू R, दैट इज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस T2 आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। अब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इट मींस T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, और T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट, तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, T2, T1 आल्सो बिलोंग्स टू R। उसके बाद थर्ड कंडीशन आती, सपोज T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये कंडीशन आती। तो हम कहते हैं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, इट मींस T1 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो इसका मतलब क्या होगा, T1 T3 आल्सो बिलोंग्स टू R। अगर सिमिलर होता तो T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, इट मींस T1 इज आल्सो सिमिलर टू T3। तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन क्या हो जाता, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। इस तरह से हमारी दोनों, इसमें क्वेश्चन 2 नहीं है, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है हमारा, अगर मान लीजिए पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हो जाता कि ये परपेंडिकुलर है, क्या हो जाता कि परपेंडिकुलर है,
ठीक है। तो अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाए तो यहाँ पर वो चेक करवाएगा कि रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर शो दैट वाली फिर बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों नहीं रहेगी? देखिए, पहली चीज अगर हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। तो क्या कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, जैसे L1 L2 आपने रिलेशन में ले लिया, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब L2 भी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसिटिव की बात करेंगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो क्या L1 L3 की भी परपेंडिकुलर होगी? जरा देखो एक एग्जांपल, जैसे ये लाइन है सपोज L1 और एक L2 इसके परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन बनेगी इस तरह से L2, और L2 है परपेंडिकुलर टू L3, तो वो लाइन बनेगी कुछ इस तरह से L3। तो यहाँ L1 L3 में परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन ही नहीं आएगी। ठीक है, और ऐसे ही क्यों बनेगी? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में पहले ही लिख रखा है, देखिए, इन अ प्लेन। जैसे कि हमारा ये बोर्ड है, ये प्लेन में अगर यही लाइन L3 इस तरह से मैं ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो तीनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो ये कंडीशन उसमें हो सकती है। अगर प्लेन नहीं कहेगा तो वो ट्रू भी होगी, कई बार फॉल्स भी होगी। तो यहाँ प्लेन भी नहीं भी लिखा जाएगा ना, तो भी हम इसको फॉल्स ही कहेंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसी भी कंडीशन होगी, ए बी से रिलेट हो जाए, बी सी से रिलेट हो जाए, लेकिन ए सी से रिलेट नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन को शो करता है। अगर प्लेन की बात ना करें, हम यूनिवर्स में बात करें, यहाँ कहीं पर भी अगर हम 3D स्पेस में बात करें, तो कंडीशन तो ये भी ट्रू होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तब भी वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाले में ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, लेकिन सिमेट्रिक हो जाएगा, बट इट इज नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे ये 2 क्वेश्चन और हैं, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n, ये n क्रॉस n है, डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए बी जो है सी डी से रिलेटेड एम्प्लाई बाय ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। इन द सेम में क्वेश्चन एक और भी ऐसे करके बन सकता है, शो दैट रिलेशन आर ऑन सेट n क्रॉस n, लैंग्वेज वैसे लिखी जाएगी, डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी, इम्प्लाइड बाय a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी की जगह आ जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। यहाँ पर अभी तक हमारा क्या हो रहा था कि रिलेशन क्या था, एक सेट से दूसरे सेट पे, उसी सेट पे मान लीजिए ये रिलेशन था ए से ए पर, तो यहाँ का एलिमेंट लेते थे ए, इधर का भी एलिमेंट लेते थे बी, और ए रिलेट हो जाता था बी से, तो आप बोल देते थे ए बी बिलोंग्स टू आर। आप ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। यहाँ पर क्या है, n क्रॉस n से रिलेशन जो है वो n क्रॉस n पर है, रिलेशन n क्रॉस n से n पर है। ठीक है, तो n क्रॉस n का एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट n का, दूसरा भी एलिमेंट n का, सपोज a b, और इधर भी सपोज c और d। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलिमेंट इससे रिलेट होगा। देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिखें या a रिलेटेड टू b, मैंने आपको पहले ही बताया था जब रिलेशन स्टार्टिंग कराया था, चाहे ए बी बिलोंग्स टू आर लिखो या फिर ए रिलेटेड टू बी। तो यहाँ पर ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, अब इसको ऐसे करके तो लिखा नहीं जाएगा ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये ए कॉमा बी, ये पूरा ए है और ये कॉमा बी है, तो ये इस तरह से तो लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, इस वाली फॉर्म से लिखा है, और डिफाइंड इस तरह से है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन में करेंगे सोल्यूशन, कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है, तो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो हमें पता है ए कॉमा बी n क्रॉस n में तो पहला वाला एलिमेंट पहले सेट का होता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। अगर कोई भी एलिमेंट ए क्रॉस बी में अगर लाई कर रहा है, जैसे कि अगर हम ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी करें, तो पहला वाला एलिमेंट पहले सेट का होता है, ए बिलोंग्स टू ए होता है एंड बी बिलोंग्स टू बी होता है। ये हमारी कंडीशन पता है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट से, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये कंडीशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड सेकेंड एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है। तो अब ए और बी नेचुरल नंबर। अब बात आती है नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम एक बेसिक बात है कि नेचुरल नंबर है, कोई भी जो नेचुरल नंबर है, तो इसमें आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात तो एक ही होगी।
जैसे 1+2 करें या 2+1 करें, एक ही बात होती है। इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ ओवर द एडिशन। तो यहाँ पर ऑन द एडिशन एक हमने लॉ लगाया है बाय द कॉम्यूटेटिव लॉ, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो जरा रिलेशन की ओर जरा ध्यान दो, यहाँ पर a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी रिलेटेड टू सी डी। इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड इम्प्लाइड बाय का मतलब समझो, इम्प्लाइड इम्प्लाइड बाय का मतलब है इससे हम ये लिख सकते हैं एंड बाय दिस यू कैन राइट दिस एंड बाय दिस यू कैन राइट दिस। ठीक है, अगर ऐसा ट्रू है तो ऐसा होगा 100%, और अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा 100%। तो ये दोनों तरफ से जो चीज प्रूव होती है उसे इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, ये दोनों साइड में होता है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय। तो a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी। अगर ये होता तो इसको कैसे लिखते? यहां से देखो, हमने इसको इधर से लिखना है तो हमें चाहिए पहले ए बी। तो देखो ये हमें चाहिए नंबर 1 पे, ये चाहिए नंबर 1 पे, और फिर आर आएगा और उसके बाद ऑर्डर पेयर लिया जाएगा इधर साइड से, रिवर्स साइड से, ये नंबर 2 पे आएगा। ठीक है, पहले ये एलिमेंट आ जाएगा, फिर आर आ गया, फिर ये एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर भी देखो ऐसे करके नंबर 1 बना है, तो हम भी इसको भी नंबर 1 बना देते हैं। तो यहाँ पर पहले वाला ये नंबर 1 हुआ, तो ये क्या होगा? ए बी रिलेटेड टू, और दूसरा वाला जो है वो इधर से शुरू होगा। ठीक है, ये दूसरा वाला है, तो ये भी क्या है? ए बी। तो ये भी दूसरा वाला भी ए बी है, तो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद क्या करना है? हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक के लिए सपोज आप मान लें ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ओके, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी, अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो मैंने बताया ना, अगर ये ऐसा ट्रू है तो ऐसा ट्रू होगा, मतलब ए प्लस डी इक्वल टू क्या होगा? बी प्लस सी होगा। तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा, और ए बी सी डी ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा, तो यू कैन राइट इट एज सी प्लस डी विल बी इक्वल टू डी प्लस ए। इसको हम इधर उठा के लेके आए और रिवर्स कर दिया, तो इसको भी रिवर्स करके ही लिखेंगे हम। ठीक है, जब इसको रिवर्स करा है तो इसको भी रिवर्सल लॉ लगाएंगे दोनों साइड में। ठीक है, अब क्या होगा? अगर हम इसके लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो पहले नंबर पे आना चाहिए ये, तो इधर से क्या आ रहा है? ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है सी डी, सी डी रिलेटेड टू, और दूसरे नंबर पे इधर से क्या आ रहा है? ए बी, क्योंकि दूसरा वाला इधर से आएगा, ये क्या आ रहा है? ए बी। तो सी डी रिलेटेड टू ए बी हमने कंसीडर करा था ए बी रिलेटेड टू सी डी, और प्रूव कर दिया सी डी रिलेटेड टू ए बी। इसका मतलब ये क्या हो गया? आर इज सिमेट्रिक। तो ये हमारा जो रिलेशन हो गया वो क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। थर्ड कंडीशन आती है ट्रांसिटिव की। तो थर्ड कंडीशन ट्रांसिटिव वाली कैसे प्रूव होगी? तो ये ध्यान दें आप, थर्ड के लिए हमें ए बी सी डी 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो सपोज ए बी इज रिलेटेड टू ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ all A B C D E F belongs to n cross n। ठीक है, ये n cross n। तो A B अगर C D से रिलेटेड है तो हम क्या लिखेंगे? अब इस वाले को इधर, अगर इधर से वो वाला लिखना होता तो हम लिखते हैं A प्लस डी, मतलब ये वाला इसके साथ सम आया है, और उसके बाद B प्लस सी, ये नंबर 1 पे लिखा जा रहा है, ये नंबर 2, और देखिए सीक्वेंस इधर से, तो इसको इधर से लिखा जाएगा A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ये तो चलो हमें पता ही है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें इसके लिए। तो ये आएगा C प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। तो एक काम करिए, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर देते हैं, A प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, एंड राइट में राइट ऐड कर देते हैं, डी प्लस ई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों को ऐड कर दिया, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। तो आप देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा ए प्लस एफ, और डी से डी कैंसिल हुआ, सी से सी कैंसिल हुआ, इधर बचा बी प्लस ई। ध्यान रखिएगा किसी का भी कोई भी सीक्वेंस नहीं करेंगे कि आप ए को इधर लिख दिया, एफ को इधर लिख दिया, इधर जरा सा भी करेंगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन में जो आना चाहिए वो रिलेशन नहीं बन पाएगा।
ठीक है, कुछ और ही रिलेशन बन जाएंगे और चीजें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, ठीक है, गलत रिलेशन हो जाते हैं। तो देखो a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो यहाँ पर पहले नंबर पे हमारा इधर से इधर रिलेशन आएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमारा ये लिखा जाएगा a कॉमा बी, ए बी रिलेटेड टू। दूसरा वाला इधर साइड से लिखा जाएगा तो ये क्या आएगा ई कॉमा एफ। तो देखो जैसे मैंने बिल्कुल रिप्रेजेंट करा ना, कोई भी चीज आप इसमें मिस नहीं कर सकते। ये एलिमेंट हमने कंसीडर कर रहे हैं कि इधर से ये कहां से एलिमेंट लिए हैं, तो वो सब कुछ आपको रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर ए बी से रिलेटेड था, बी सी से रिलेटेड था, तो ए सी से रिलेट हो गया। यहाँ मैं ए बी सी करके बता रहा हूँ, ये पूरा ए, ये पूरा बी, ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो ये वाला फर्स्ट वाला थर्ड से रिलेट होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला थर्ड से रिलेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। तो ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव हो गया। अब ट्रांसिटिव हो गया तो रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीन हो जाता है तो रिलेशन क्या हो जाता है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। इफ कैपिटल आर एंड कैपिटल एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन देन प्रूव दैट आर इंटरसेक्शन एस इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसी की तरह से इसका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, अगर इनका यूनियन करें ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज नॉट अ नेसेसरली इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये नॉट अ नेसेसरली इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको गलत प्रूव करना है बाय एग्जांपल। जब आप गलत प्रूव करते हैं तो बाय एग्जांपल प्रूव करते हैं, जब सही प्रूव करते हैं तो जनरल तरीके से प्रूव करते हैं। तो पहला वाला देखिए, कोई आर और एस दो रिलेशन है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर ये इक्विवेलेंस है तो इनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेट ए का हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो सेट ए का अगर हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया तो जैसा कि हमें पता है कि आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए आर में भी होगा एंड ए कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, दोनों के अंदर होगा। अब ध्यान दो, अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी तो कोई एलिमेंट इसके अंदर भी और इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एलिमेंट दोनों सेट के अंदर होगा। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। जब ए इसमें है, ए इसमें है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट दोनों के अंदर होगा। अब ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा आर इंटरसेक्शन एस में, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू इतना, इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एस क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी में लिख रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, टाइम एक्चुअली इसका ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, वीडियो का। तो सेकेंड कंडीशन है सिमेट्री। तो ठीक है, सिमेट्री के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, सपोज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। अगर हमारा आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ पर भी सेट ए ही मैंने लिया है, तो ठीक है। इसका अगर ये दोनों के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा बी आर में भी होगा एंड ए कॉमा बी एस में भी होगा, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन मतलब कॉमन में, इसका मतलब दोनों में अलग अलग होगा। जब कॉमन में है तो दोनों में अलग अलग होगा, ये सीधी बात है। और आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन इसका मतलब सिमेट्रिक है। तो ए बी अगर आर में होगा तो इसका मतलब बी ए बी रिलेशन में होगा। क्यों, बिकॉज दिस इज symmetric relation and in the same way R is also symmetric, तो B comma A also belongs to S। अब देखो A B A जो है R में भी है और B A S में भी है, तो ये एक एलिमेंट इसके अंदर भी इसके अंदर, तो दोनों में कॉमन में वो भी होगा, ये एलिमेंट belongs to R intersection S। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। एंड थर्ड कंडीशन, सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो हमें प्रूव करना है ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। और यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है तो इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। एक तो ये बात, एंड यहां से अगर हम बात करें बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के इंटरसेक्शन में तो अलग अलग भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इसको और इसको दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं एंड इसको एक साथ लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू S and
BC ऑल्सो बिलोंग्स टू S, ठीक है, दोनों S में। तो देखिए अब AB R में है, BC भी R में है, तो R क्या है, ट्रांसिटिव है, R ट्रांसिटिव है, क्योंकि हमें पता है R इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब तीनों कंडीशन को होल्ड करेगा, तो इसका मतलब AC बिलोंग्स टू R, और ये वाला एंड, और AB बिलोंग्स टू S, BC बिलोंग्स टू S, इसका मतलब AC ऑल्सो बिलोंग्स टू S, बिकॉज R इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। AC R में भी है, AC S में भी है, इसका मतलब AC दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो ये इस तरह से हमने ये क्या प्रूव करा कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। ये सेकंड वाला आपको अपने आप करना है। ओके, तो ये दो क्वेश्चन और हैं जो कि आपको कुछ सेल्फ ट्राई करने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जो हमने भी थोड़ी देर पहले कराया, और एक अगर आर रिलेशन इक्विवेलेंस है तो आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इस तरह से हमने लगभग इस लेक्चर में सभी कुछ जितना भी रिलेशन में था उतना लगभग सभी क्वेश्चन हमने इसमें ले लिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम करा चुके हैं। और अगर आपने जितना हमने लेक्चर दिए हैं अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं तो ये गारंटी की बात है 100% आप क्वेश्चन करके आएंगे। इसके अलावा इसमें से कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है। यहाँ तक कि आपको वो भी क्वेश्चन करा दिए गए जो कंपटीशन में आते हैं, जो आपके लगभग ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं और आपके अधिकतर बोर्ड में नहीं आ पाते हैं इतने ठीक ठाक लेवल के, तो जनरल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, बट हमने आपको करा दिए कि कुछ भी छूटे ना, ठीक है। तो इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए और ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।